हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस वाला लेक्चर। मतलब जैसे इससे पहले अपन सारी कंसेप्चुअल चीजें खत्म कर चुके हैं। हर एक टाइप का मैंने क्वेश्चन करवा दिया आपको। मतलब कि मैंने जैसे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक किए और मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चन देखा, कहीं ऐसी कुछ भी चीज नहीं मिली मेरे को जो कि मतलब आपको मैंने नहीं करवाई है। ठीक है, तो अगर आप ये करके जाते हो तो मतलब आपको इतना सा भी इश्यू या फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि ये अचानक से क्या आ गया। सब कर जाओगे। ठीक है, अब आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ एनपीआर, एनसीआर, एनसी जीरो, एनसी वन, इनसे रिलेटेड। मतलब ये देखो, ये जो रिजल्ट्स हैं या फिर ये जो फॉर्मूले हैं, इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली सिंपलीफाई करने होते हैं, उनमें कंसेप्चुअल कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ आज ये करेंगे। और लेकिन ध्यान से सुन लेना ये वाली चीज कि मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देके जाऊंगा होमवर्क के टाइप पे। आप उनको अटेम्प्ट करोगे और मतलब कमेंट्स में आंसर मत पूछना। जैसे इससे ज्यादा बेटर है, ऐसा कर लेते हैं कि मैं जैसे आप पता नहीं कितने, मतलब जैसे 10-15 क्वेश्चन है भाई, एक-एक का तो आंसर आप भी नहीं पूछ पाओगे, मैं भी नहीं बता पाऊँगा। बेटर ये रहेगा कि मैं हर एक आंसर जो है वो इस पीडीएफ में, पीपीटी में लिख के टेलीग्राम पे अपलोड हर बार करते ही हैं, वहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो आप टेलीग्राम पे जाके इसको डाउनलोड करना और अपने आंसर्स वेरीफाई कर लेना। ठीक है भाई? बाकी जिन्होंने जॉइन नहीं कर रखा है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं अपन। जैसे देखो, बहुत सी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई मिलेंगी। लगभग मतलब ऐसा ही है कि सब कुछ पढ़ा हुआ मिलेगा, बस उन चीज़ को थोड़ा-सा एलोंगेट करेंगे अपन आज, और कुछ नहीं होने वाला है। तो देखो, एनपीआर अगर अपन को निकालना है, तो देख चुके हैं अपन ये वाला फ़ॉर्मूला ऑलरेडी कि मतलब एन में से आर चीज़ों को सेलेक्ट करके उनको अरेंज भी करना है, तो पहले ये सिलेक्शन कर लेते हैं अपन और उसके बाद में उनको अरेंज करने के लिए आर फैक्टोरियल आ जाता है। ये फ़ॉर्मूला क्लियर है। आगे की चीज़ों में थोड़ा-थोड़ा जैसे यहाँ तक भी इश्यू नहीं आएगा। मेनली ये 2-3-4 फ़ॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको अच्छे से डीपली समझने पड़ेंगे, बाकी सब ईज़िली क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखो, एक बात बताता हूँ, कभी भी मतलब हमेशा ऐसा ही ट्राई करो कि रिजल्ट्स को आप मेमोराइज़ ना करो। चीज़ों को बस ऐसे एक कंसेप्चुअली ध्यान में रखो, तो वो है ना, एक तो ईज़ी बन जाएँगी, हार्ड नहीं लगेंगी और दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहेंगे आपके। ठीक है? तो देखो, जैसे मेरे को क्या करना है भई, ये तो चलो देखो अपन फ़ॉर्मूला देख चुके हैं ये दोनों तो। ये मैंने आपको बताया था कि भई एनसीआर अगर है, तो ये एनसी एन माइनस आर के बराबर होता है। चलो, हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कहानी लिंक कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। मैं बताता हूँ ये क्या कहानी है। मान लो मेरे को 10 में से 8 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, तो मैंने क्या बोला, ये बराबर होगा 10 में से 2 बच्चों के सिलेक्शन के, मतलब 10 माइनस 8 के। ये क्या कहानी है समझना। ये मान लो एक क्लास है, उसमें जब अपन वो बच्चों को ट्रिप पे भेज रहे थे, वो वाला एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, कि जैसे एक क्लास है, उसमें से मैंने बोला कि भाई चुन्नू और मुन्नू तुम दोनों खड़े होके बाहर निकल जाओ या फिर तुम दोनों घूमने चले जाओ। तो मैं उन 2 बच्चों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसकी बजाय मैं बचे हुए 8 बच्चों को भी तो सेलेक्ट कर सकता हूँ कि तुम 8 लोग यहीं बैठे रहो, बाकी के 2 बाहर निकल जाओ। तो भाई 2 बाहर निकलने वाले को सेलेक्ट कर लो या फिर 8 अंदर जो मेरे को रखने हैं उनको सेलेक्ट कर लो। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना अपन। तो वही चीज़ कर रहे हैं अपन कि 10 में से 8 चीज़ें सेलेक्ट कर लो या 10 में से 2 कर लो, बात एक ही है। और ये कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करती है कि भई आप 10 से 8 कैलकुलेट करोगे ना लिख के, उसकी बजाय ये वाला कैलकुलेशन में ईज़ी पड़ेगा आपके। तो वहाँ उस चीज़ के लिए ये निकाला गया है। ठीक है भई, ये 2 एकदम बेसिक थे। आगे की चीज़ों पे आते हैं। मैं ये सब हटाता जाऊँगा, आपको लिखना है तो लिख लेना। अपन क्योंकि मतलब ऐसा है कि इन चीज़ों के लिए फिर स्पेस चाहिएगा ना, इसलिए। ठीक है। तो देखो, अगला क्या है, एनसी0 कि मतलब मेरे को एन चीज़ों में से 0 चीज़ें सेलेक्ट करनी है। इसके कितने तरीके हैं? एक तरीका है कि भई मेरे पास में बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी, उनमें से मैंने एक भी सेलेक्ट नहीं करी, ये एक तरीका माना जाता है, मैथमेटिक्स की भाषा में समझ लेना। या फिर मेरे पास में एन चीज़ें पड़ी हैं, वो मैंने सारी सेलेक्ट कर ली, तो उसका भी एक ही तरीका होगा। यानी एनसी एन भी 1 आएगी वैल्यू और एनसी0 भी वैल्यू 1 आएगी। अगर आप चाहो तो ये जो अपन ने ऊपर फॉर्मूले देखे हैं ना एनसीआर, एनपीआर के, वो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल वाले पिछले क्लासों में, उनमें आप ये वाला रख के इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, पर फॉर्मूले बेस्ड चीजें मत करा करो। सॉल्व करने में टाइम लगेगा, एक तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कंसेप्चुअली याद रखोगे, आराम से चीजें सीख पाओगे। ठीक है, अगर आपको ये वाला समझ में आ गया तो अब ये वाला और इजीली आ जाएगा कि एन चीजें हैं, उनमें से मेरे को 0 चीज सेलेक्ट करके अरेंज करनी है। भैया जी, 0 चीजें सेलेक्ट करने के लिए कितने तरीके होते हैं? एक तरीका होता है अभी-अभी देख के उस एक चीज को, अब 0 चीज़ें हैं, उनको अरेंज करना है, भई कोई मेथड होगा ही नहीं, मतलब वो एक ही आ जाएगा। या फिर 0 चीज़ों को अरेंज करने का एक मेथड है, एक आ जाएगा। ये तो मतलब फालतू चीज़ें थी। एनपी1 देखो आप, एन चीज़ें हैं, उनमें से एक चीज़ मेरे को सेलेक्ट करके अरेंज करनी है। अरे तो क्या करना है?
एक सेलेक्ट करने के n चीज़ों में से n तरीके थे, ऊपर देख के आए। अब उनको अरेंज करना है। अरे! एक चीज़ को अरेंज करना है, मैं ऐसे टक करके एक चीज़ रख दूँगा, तो उसका एक ही मेथड होगा अरेंजमेंट का, यानी n इंटू 1 आना था, वो 1 को कोई नीड नहीं है लिखने की, सिर्फ n आ जाएगा। यहाँ तक सब क्लियर है, ठीक है? इसको हटाते हैं। अब ये देखो कि npn-1 बराबर npn बराबर n फैक्टोरियल होता है। ये क्या है कि n चीज़ों में से n चीज़ों को ही सेलेक्ट करके अरेंज करना है, तो ये n फैक्टोरियल वेज़। ये ऑलरेडी अपन देख चुके हैं कि मान लो मेरे पास में 10 चीज़ें थी, उनमें से मेरे को 10 ही चीज़ें क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है, तो 10c 10 आ जाएगा और अब इन 10 चीज़ों को अरेंज करना है, तो 10 का फैक्टोरियल आ जाएगा। देखो ये वैल्यू 1 के बराबर होती है। मैं बता देता हूँ कैसे। एनसीएन 1 पता है कैसे होता है? कि अपन ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे एनसीएन की n चीज़ों में से n चीज़ें मेरे को सेलेक्ट करनी है, तो भई एक तरीके है उसमें मैं सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लूँगा। तो 10c 10 भी 1 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 10 का फैक्टोरियल। तो देखो npn बराबर n का फैक्टोरियल। हर एक चीज़ को लिंक करके आप इज़िली सिम्प्लीफाई कर सकते हो। सब एकदम ईज़ी चल रहा है, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब दिक्कत आनी चालू होगी, इनको अपन अलग मानते हैं, ये 3 चीज़ें अलग होती हैं थोड़ी-सी। यहाँ देखना कि एनसीआर प्लस में एनसीआर माइनस 1 बराबर होता है n प्लस 1 सीआर। देखो इसका भी प्रूफ होता है, जो अपन ने एनसीआर का फॉर्मूला सीखा था कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले में आप ये तीनों चीजें रख के इजीली डिराइव कर सकते हो, पर उस डेरिवेशन का है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई महत्व नहीं है, तो वो मैं नहीं करवा रहा। बस आप इस फॉर्मूले को ध्यान कैसे रखोगे वो मैं बता देता हूँ कि भाई देखो नीचे आर और आर माइनस 1 दो चीजें थी। ऐसे मान लो ये 10 है, ये 10 में से 1 कम यानी 9 है। तो इधर है ना 10 आएगा, मतलब नीचे 2 चीज़ें हैं ना, एक छोटी एक बड़ी, उसमें से बड़ी वाली आएगी। ऊपर देखो n और n है, अरे यहाँ भी ऐसे याद रख लो कि एक बड़ी वाली वैल्यू आएगी। अब इन दोनों में से कुछ बड़ा नहीं है, तो उसमें से अपन 1 बढ़ा देंगे, ऐसा याद रह जाएगा ये। इसका बहुत यूज़ लेंगे आगे, एक बार क्वेश्चंस में देख लेना इसको ध्यान से। अब ये 2 चीज़ों पे आ जाओ। कल की क्लास के अंदर भी शायद कल के पेपर में आया था या पता नहीं, कहीं न कहीं ये क्वेश्चन मैंने देखा था। तो देखो NC0, NC1, NC2, NC3, NCn बराबर 2 की पावर n है। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली में कहानी समझना है इसके पीछे की, कि मेरे पास में n चीज़ें पड़ी थी, उसमें से 0 चीज़ सेलेक्ट करनी है, फिर मेरे को 1 चीज़ करनी है, फिर 2 करनी है, फिर मेरे को ऐसे कर के सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा 2 की पावर n के बराबर, और ये आता कैसे है? वो कहानी समझाता हूँ मैं, कि ये दोनों बराबर कैसे बन गए। कि भई देखो जैसे अपने पास में क्या कर लें, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे 10 टॉफ़ी ले ली मैंने, 10 टॉफ़ी ले लेते हैं। तो ये जैसे 10 टॉफ़ी पड़ी है, ठीक है? जितनी भी हैं। अब इनमें से मान लो इस टॉफ़ी को या तो मैं सेलेक्ट करूँगा या मैं छोड़ दूँगा। 2 ही चीज़ कर सकते हैं इसके अंदर अपन। यानी इस चीज़ को उठाने का या छोड़ने के 2 तरीके हैं। ऐसे ही इसके लिए भी 2 तरीके उठाने के और छोड़ने के हैं। तो मान लो ऐसे 10 चीज़ें हैं, तो हर एक का मेथड अगर मैं काउंट करूँगा, सारे काम मेरे को करने हैं, देखो प्लस दे रखा है, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और यहीं से ये फ़ॉर्मूला इजाद हो जाता है कि अगर n चीज़ें ऐसा मेरे को n चीज़ों के साथ में ये ट्रीटमेंट करना है, तो 2 की पावर n हो जाता है। ईज़ी है, ठीक है। अब यहाँ से इस चीज़ को है ना आप है ना मैथमेटिक्स की जगह इंग्लिश की भाषा में ऐसे भी लिख सकते हो कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स इज़ 2 की पावर n। नीचे वाली लाइन में देखो क्या है? 1 और मोर ऑब्जेक्ट, की यहाँ तो आप या तो 1 या 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उठा रहे हो। इसमें क्या है? या तो 0 या 0 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट उठा रहे हो। अब इसके अंदर भी भई 2 की पावर n माइनस 1 कैसे याद रखेंगे? याद रखना ही नहीं है। ये देखो NC0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ बताई थी। ये 1 उधर जाके घटा देंगे अगर, तो देखो NC1 से लेके NCn तक की वैल्यू ही तो है ये 0 नहीं आएगा। यहाँ से देखना NC1 से लेके NCn तक की वैल्यू क्या हो जाएगी? अच्छा, ये कहानी बता रखी है इसकी, कि ये 2 की पावर n होता है, तो यहाँ 2 की पावर n माइनस 1। अरे समझ गए होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक देखना है, तो ये 2 की पावर n माइनस 1 बन जाएगा। सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। बस अपन क्या करेंगे, इन पे क्वेश्चंस करेंगे, सब क्लियर होता जाएगा। ये देखो आपके लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, इनको मैं अटेम्प्ट नहीं करा रहा, जो मैं होमवर्क की बात कर रहा था। हर एक क्वेश्चन आपके होने लायक है। मेरे को लगता नहीं है कि इनमें से ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, सारे कर लोगे आप। तो हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, मैं इनका सबका यहाँ पे आंसर लिख के जैसे अपलोड कर दूँगा, चेकआउट कर लेना। कोई फिर भी डाउट रह जाए, टेलीग्राम चैट पे भेज देना, आराम से हर एक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करवा दूँगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं करवा देता हूँ, और इसके आगे कुछ क्वेश्चन आएँगे वो मैं सारे करवाऊँगा। ये वाले भी आप कर लोगे क्या? या फिर चलो मैं बता देता हूँ, ये तो कोई नहीं, फिर ज़्यादा हो जाएगा वरना। अब NC2 है, देखो NC2 का मतलब एक्चुअली में क्या होता है कि C का मतलब मैंने क्या बोला था कि N लिखना है,
2 चीज़ों तक जाना है ना, 2 दे रखा है, तो n-1 और बटे क्या आएगा 2 का फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 बराबर 36 है। अब n निकालना है। अरे ये इधर गुणा कर दो, तो ये 2 इधर आके गुणा होगा तो 72 बन जाएगा। अब है ना एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, वो कभी नहीं बनानी। एक तो क्वाड्रेटिक बनाने में गलती हो जाती है, एक क्वाड्रेटिक को सोल्व करने में जोर आता है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में रख के बड़ी मतलब मशक्कत वाला काम है। सबसे आसान है कि इन क्वेश्चनों में आपको हमेशा फैक्टर बनाने हैं। मैं आज देखना जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, हर एक में फैक्टर बनाऊंगा। कोई बाई चांस ऐसा हो कि जो फैक्टर से नहीं हो रहा, तो अपन उसमें ऑब्वियसली फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। अब भाई बेहतर के दो ऐसे फैक्टर जो कॉन्जिक्यूटिव हो, देखो n और n-1 तो 8 और 9 होते हैं। अब इनमें कई बार यहां भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि n 8 है या 9 है। देखो भाई, ये बड़ा है ये छोटा है, हाँ या ना? तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो n की वैल्यू 9 आएगी यहां से, ये देख लेना। तो पहले का आंसर n बराबर क्या आ गया 9। भाई इनको साथ-साथ पहले सॉल्व करते रहना वरना मजा नहीं आएगा आपको। ये पहले का आंसर 9 आ गया। अब दूसरा कर रहा हूँ। np3 है, ये तो इसी के जैसा है, चलो कर लेते हैं यार, सारे कर लेते हैं, इसमें मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा वरना तो फिर ऐसे हो जाएगा आलसीपना दिख जाएगा। np3 है, तो n से लेके 3 वैल्यूज़ तक जाना है। n, n-1, n-2 इसमें नीचे कुछ नहीं आता क्योंकि p लिखा है, बराबर 990 है। अब देखो, ये भी क्यूबिक से बन के सॉल्व हो सकता है, लेकिन नहीं करेंगे। मैंने क्या बोला? फैक्टर्स बनाना है हर बार। कैसे बनेंगे फैक्टर्स? देखेगा। कि मेरे को 3 ऐसे मल्टीपल चाहिए इधर जो कॉन्सेक्यूटिव हों। अरे तो देखो मेरे को क्या दिखा कि 99 गुणा 10 दिख रहा है और 99 11 गुणा 9 होता है। तो देखो दिख गया ना आंसर, 9 गुणा 10 गुणा 11, 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर मिल गए। यहाँ सबसे बड़ा n है, यहाँ सबसे बड़ा 11 है, n की वैल्यू 11 आ गई। इसका आंसर 11 आ जाएगा। आ रहे हैं मजे? ठीक है। बिल्कुल आएँगे भाई, ईज़ी-ईज़ी चीज़ें हैं, सब आपका पढ़ा हुआ है। अब ये देखो, NC1 से लेके NCn तक जाना है, ये 511 के बराबर दे रखा है। ये फ़ॉर्मूला अपन ने क्या देखा था अभी? अरे सेलेक्टिंग वन और मोर थिंग, उसका फ़ॉर्मूला था 2 की पावर n माइनस 1, 1 वाले में 1 आता है माइनस में, बराबर 511। ये उधर जाएगा, 2 की पावर n बराबर 512। 2 की कौन सी पावर 512 होती है? बोला था मैंने 10 तक याद करने के लिए, ये पावर 9 होती है। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 9, n बराबर 9 आंसर आ जाएगा। ये वाले का आंसर 9 आ गया। कितना ईज़ी है? ठीक है। अगला देखते हैं, कितनी वैल्यूज़ के लिए ये बराबर 28 हो जाएगा? n निकालना है। ये भी ईज़ी है। NC1 प्लस NC2 कैसे सॉल्व करोगे? अब देखो NC1 क्या बताया था मैंने? पीछे देखो एक बार। NC1 बताया था, ये 1 नहीं है भई, बस ये n कर लेना है यहाँ पे। ये वाला एक है ना एरर है, ठीक है? तो मैंने क्या बोला? NC1 की वैल्यू तो हो जाएगी n, ये n आ गया। NC2 क्या हो जाएगा? n इंटू n-1, 2 वैल्यू तक आए, नीचे 2 का फैक्टोरियल नहीं 2 और बराबर लिखा है 28। अब इसको सोल्व करने के लिए अब देखो क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी इसमें, क्योंकि फैक्टर्स बन नहीं पाएँगे। और देखो बनाएँगे बाद में, अगले स्टेप में बना लेंगे, पहले इसको तो थोड़ा सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये बनेगा देखो 2n, यहाँ बनेगा n का स्क्वायर और 2n में से 1 n जाएगा तो n बच जाएगा, बटे 2 को उधर भेज दिया मैंने तो 28 दूनी 56 बन गया। अब n कॉमन आके n+1 बराबर 56। अब बन जाएँगे फैक्टर्स। पहले इस स्टेप में नहीं बन रहे थे, इसको थोड़ा-सा सोल्व किया तो किया, अभी भी मैंने फैक्टर बना के ही है। 7 8 56 होता है, बड़ी वैल्यू इधर n+1 है, तो अब बड़ी नहीं, अब छोटी देखो, छोटी n है, छोटी 7 है, यानी n की वैल्यू 7 आ जाएगी। आ रहे हैं मजे? अब ये वाला क्वेश्चन देख लो कैसे सोल्व करोगे भाई? मैंने क्या बताया था? चलो यहाँ बता देते हैं इस एरिया में कि इनके नंबर डाल देता हूँ मैं वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। 3, 4 और 5। तो देखो पहला तो अपन ने यहाँ सोल्व किया है, दूसरे वाला अपन ने यहाँ सोल्व किया है, तीसरे वाला ये किया है, ये चौथे वाला किया है और यहाँ कर रहा हूँ 5वें वाला। बहुत ईज़ी है। देखो 5C3 है, मैंने अभी भी बोला था इसको 5C 5 माइनस 3 यानी 5C2 कर सकते हो, ये वाले फ़ॉर्मूले से। ये वाला, कौन-सा आ गया? अ ये वाला फ़ॉर्मूला, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो मैं यही लगा रहा हूँ। तो इसको 5C2 लिख सकते हैं। अब 5C2 का मतलब 5 गुणा 4 बटे, फ़ॉर्मूला अब लिखना बंद करो भाई। 5C2 है, 5 गुणा 4, 2 वैल्यू तक आ गए, बटे 2 गुणा 1, 2 से 4 2 बार कटेगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा। दिखना चाहिए हवा में जब मैं लिखता हूँ ऐसे तब, आपको यहाँ 5 लिखा हुआ। अब देखो 6C3 करना है, ध्यान देना। 6C3 का मतलब 3 वैल्यूज़ तक जाना है, तो देखना 6 गुणा 5 गुणा 4 बटे क्या आएगा? 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल भी 6 होता है, तो इस 6 से ये 6 कट गया, 5 गुणा 4 बचेगा, तो 20 आ जाएगा। तो 10 प्लस 20। अब देखो 7C3 करना है, 7 गुणा 6 गुणा 5 बटे 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 6 से 6 कटेगा, 7 गुणा 5 35 बच गया, प्लस 8C3 8 गुणा 7 गुणा 6, 6 से 6 कटेगा, 8 गुणा 7 56 आ जाएगा। जोड़ लो भाई इनको, 50 30 80 20 100 10 110
110, 121 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 121। सारे समझ में आ गए होंगे, कहीं कोई इश्यू नहीं है। एक बार इनको खुद ज़रूर अटेम्प्ट कर लेना और अब इन क्वेश्चंस पे आ जाओ। ये सारे क्वेश्चनों के बाद में आपको एक भी चीज़ ऐसी नहीं बचेगी जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको नहीं आती है। और देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तरीके सीख लेना भाई। जैसे देखो मैंने जब आपको फैक्टोरियल के बारे में समझाया था, जब मैंने आपको ये कहानी बताई थी कि भई जैसे मान लो दे रखा है 10 का फैक्टोरियल, तो आप इसे लिख सकते हो 10 गुणा 9 का फैक्टोरियल। क्योंकि अब 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा वो सब आएगा तो उसको आप 9 का फैक्टोरियल बता सकते हो या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो 10 गुणा 9 गुणा 8 का फैक्टोरियल। तो इन्हीं चीज़ों का अपन आज यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। देखो 1/6 का फैक्टोरियल प्लस में 1 अपॉन अब 7 का फैक्टोरियल है, इसे लिख दो 7 गुणा 6 का फैक्टोरियल। भाई पहले खुद अटेम्प्ट कर लेना एक बार तो मज़ा आ जाएगा। और अब 8 का फैक्टोरियल है, ये 8 गुणा 7 गुणा 6 का फैक्टोरियल बन गया। ईज़ी लग रहा है? ठीक है। अब देखो 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल सारे कट गए। इधर से कॉमन लिया था, काट दिया मैंने। अब ये बच गया 1 प्लस 1/7 यानी 8/7 बराबर x अपॉन 8 इंटू 7। 7 से 7 कट गया, x बराबर 64। बताओ कितना ईज़ी हो गया? बड़ा मज़ा आ रहा है? ठीक है। ये क्वेश्चन देखो अब NP5 बराबर ये दे रखा है, n 4 से बड़ा है और अपन को n की वैल्यू बतानी है। ठीक है भाई 4 से बड़ा मतलब एक ही ऑप्शन कट पाया, चलो सॉल्व कर लेंगे कोई नहीं। NP5 जब भी P5 लिखा है तो n से पीछे 5 वैल्यू तक जाना है। ठीक है चले जाएँगे। तो n इंटू n-1, n-2, n-3 और 3 और 2 ये 5 हो गए। समझ में आ गया ना? n से लेके मैं 5 वैल्यू पीछे तक आ गया। बराबर में 42 इंटू अब इस बार 3 वैल्यू तक जाना है। n इंटू n-1 इंटू n-2 ये सारा इस सारे को काट देगा। आया समझ में? अब देखो इनको भी गुणा मत करना, बिल्कुल मत करना। अगर मैंने बोला है फैक्टर से हर एक क्वेश्चन हो जाएगा तो ज़रूर हो जाएगा। अब देखो कितना अटपटा क्वेश्चन है पर ज़रूर होगा। भाई 42 के ये 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर होते हैं हमेशा। तो 42 के 2 कॉन्सेक्यूटिव फैक्टर 7 गुना 6 हाँ या ना? 7 छींग 42 होता है। अब देखो बस इन दोनों में ये कन्फ्यूजन मत कर लेना क्रिएट कि बड़ा कौन-सा है, छोटा कौन-सा है। भाई देखो एग्ज़ाम्पल रख के देख लिया करो सबसे बेस्ट रहेगा। मान लो मैंने n को 10 रखा, तो 10 माइनस 3 7 10 माइनस 4 6 बड़ा क्या है? 7 इधर बड़ा क्या है? 7 यानी n माइनस 3 की वैल्यू 7 आएगी। बस ये अगर क्लियर कर लोगे ना, तो दिमाग में ऐसा कचरा आएगा ही नहीं। और एग्ज़ाम्पल नहीं रख के देख रहे हो तो भी ईज़िली पता लगा सकते हैं, ये बस मैंने आपके ईज़ीनेस के लिए बताया है। बाकी अपन को पता ही है कि किसी भी चीज़ में से एक तो 3 घटाएँगे, एक 4 घटाएँगे तो ये छोटा बना देगा, ये बड़ा रह जाएगा। तो n-3 अगर 7 के बराबर है तो n बराबर 10 आ जाएगा। बेहद ईज़ी क्वेश्चन था, ये आंसर आ गया। आगे आ जाते हैं, अटेम्प्ट करते रहना पहले, फिर मेरे देखते रहना। अब देखो इसमें क्या होगा NP4 है, ऑब्वियसली वही काम करना है। n से लेके 4 वैल्यू तक जाना है। n, n-1, n-2, n-3 और बटे n-1 है। बस अब ये देख लेना तो अरे कोई नहीं पहली वैल्यू ये आ जाएगी। अब इससे भी 4 वैल्यू कम करनी है तो n- अब एक और कम करूँगा तो n-2 आ जाएगा। एक और कम करूँगा n-3 एक और कम किया n-4 बराबर 5/3 है। देखो अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये कट गया। बटे बच गया क्या? n अपॉन n-4 बराबर 5/3। अभी भी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना भाई, इसी चैप्टर का यही फायदा है। देखो इधर मेरे अंतर कितना है 4 का, इधर मेरे अंतर कितना है 2 का, यानी कि दुगना करना पड़ेगा तो बराबर हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, इसको दुगना करो 10, इसका दुगना करो 6। भाई अभी इधर अंतर 4 हो गया, इधर अंतर 4 हो गया, मतलब n की वैल्यू 10 आ गई। इसने n पूछा था, 10 आंसर आ गया। मजे आ रहे होंगे, बहुत अच्छा लग रहा होगा देख के। अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। n-1 P3 रेशियो दे रखा है, इजीली सोल्व हो जाएगा। n-1 से 3 वैल्यू तक जाना है। n-1 n-2 n-3 और अब रेशियो NP4 यानी n n-1 n-2 n-3। ठीक है भाई, ऊपर 3 वैल्यू तक लिख दी, नीचे 4 वैल्यू लिख दी, ये 1/9 के बराबर है। इनसे ये कट जाएगा। तो 1/n बराबर 9, n बराबर ये तो डायरेक्टली 9 आ गया। इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा अपन को। अगले पे चल लेते हैं। अगला है 61 नंबर। इसमें क्या दे रखा है कि भई r निकालो इस एक्सप्रेशन के लिए। ये अरे ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, मतलब डॉट लगी हुई है, वो समझ लेना ये। तो 5 इंटू में 4pr है। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा कि भई 4pr कैसे करेंगे? तो इसमें अपन npr वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता था? npr का फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहाँ आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस r का फैक्टोरियल बराबर में रेशियो कैसे हो सकता है ये? भई ये रेशियो नहीं है, यहाँ बराबर है ना? रेशियो होगा तो सोल्व ही नहीं कर पाएँगे। यहाँ बराबर आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय अब 5 p r माइनस 1 है तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में
अब ये तो लिख लिया, अब थोड़ा ध्यान से देखना बस कि 5p r-1 के लिए अब नीचे क्या आता है n-r, यानी इसमें से ये घटेगा तो अरे 5 में से r-1 घटाना है, तो ये 6 माइनस आर का फैक्टोरियल बन जाता है। बस यहाँ गलती मत कर देना। बहुत से बच्चे 5 में से 1 घटा के डायरेक्टली 4 माइनस आर का फैक्टोरियल लिख के कट कर देंगे, तो फिर क्या आएगा? आंसर ही नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो अब देखो भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसमें से एक-एक कम करते जाएँगे। लेकिन यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन रहता है कि कम इसमें से करें या इसमें से करें? तो जो बड़ा नंबर होता है ना, उसमें से कम किया जाता है। तो अब बड़ा नंबर ये है, इसमें से कम करेंगे। तो देखो 6 माइनस आर में से 1 कम किया मैंने, तो आगे आ जाएगा 5 माइनस आर। एक और कम किया तो आ जाएगा 4 माइनस आर। अब इसका फैक्टर लगा सकता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मेरे को ये कट करने थे, इसलिए मैंने ऐसा काम किया है। हर बार कट करने की कोशिश करनी है, यही सीखना है। अब क्या होगा भई? ये 5 का फैक्टोरियल है, इसे मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, ये भी कट जाएँगे। इस 5 से ये 5 कट जाएगा। तो अब क्या बचेगा? अच्छा, डायरेक्टली भी कट कर सकते थे। देखो एक चीज़ बताऊँ आपको क्या कर सकते थे? ये हटाओ, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। यहाँ 5 का फैक्टोरियल था ना? आप ऐसा भी कर सकते थे, 5 इंटू 4 के फैक्टोरियल को 5 का फैक्टोरियल बोल देते, तो भी कट जाता, तो भी 6 बच जाता। ठीक है, अब ये चीज़ें उधर जाएँगी। 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर बराबर सिर्फ 6 बचा है। गुणा नहीं करनी। 2 गुणा 3 लगातार फैक्टर आ गए। इन दोनों में से बड़ा क्या है? ये बड़ा है। यहाँ बड़ा ये है। यानी 6 माइनस आर बराबर 3, आर बराबर आ जाएगा 3। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अरे यार! इस क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग एरर कर रखा है। आर 3 आएगा ना? चलो इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन 3 कर लेना, ये वाला आंसर हो जाएगा। चलो कोई नहीं, देख लेना इसको। बाकी बहुत शानदार क्वेश्चन था। बढ़िया समझ में आ गया होगा। आगे आ जाते हैं। एनसी 9 है। एनसी 9 और बराबर एनसी 8 दे रखा है, ये निकालना है। बहुत ईज़ी है, ये तो अभी इतना सीख के आए थे कि एनसीआर बराबर होता है एनसीएन माइनस आर के। इसमें एक चीज़ देख लिया करो कि इन दोनों का जो जोड़ होता है ना, वो एन के बराबर होता है, मतलब इस नंबर के बराबर। तो अगर ये दोनों नंबर बराबर है, मतलब इन दोनों का जोड़ जो है ना, वो एन के बराबर होगा, यानी एन बराबर डायरेक्टली 17 आ जाएगा। अब इसने तो लेकिन ये कैलकुलेट करवाया है एनसी 17। अरे तो एन 17 पटक दो, 17 सी 17 क्या होता है? 1 होता है। एनसीएन 1 बताया था, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, मज़े आ रहे होंगे। सारी अगर प्रॉपर्टीज़ ध्यान में है, ईज़िली करते रहोगे। अब ये देखो फिर से 8 और 2 10 हो जाएगा। n का मान इसने 10c2 कैलकुलेट करवाया है, तो 10c2 का मतलब क्या हो जाएगा? 10 गुणा 9 बटे 2 गुणा 1, ये आ जाएगा 45। और डायरेक्टली भी कर सकते थे, 90 बटे 2 करते। अरे भाई, फिर गड़बड़ कर दी क्या? इसके ऑप्शंस भी चेंज कर लेना यार, वो पीछे वाले कॉपी कर दिए, 0 17 वाले यही, ठीक है? यहाँ कर लेना 45 60 90 30, कुछ भी कर लेना, 45 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब भाई देख लो, ये लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें भी मजा आने वाला है करके। जैसे 2nc3 लिखना है, तो वो उस पे बाद में आते हैं। पहले एक एग्जांपल देखो, जैसे 10c3 2 लिखना है मान लो मेरे को, तो ऊपर तो 10 से लेके 2 वैल्यू तक जाएँगे, लेकिन नीचे 2 का फैक्टोरियल आता है। तो देखना एक बार, यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल आएगा, इधर भी 3 का फैक्टोरियल, वो कट जाएँगे एक दूसरे से। यानी क्या आ जाएगा आंसर? 2n, 2n से लेके 3 वैल्यू तक जाना है, तो 2n, 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2, 3 वैल्यू तक आ गए। अब बटे 3 का फैक्टोरियल आना था, वो मैंने स्टेप ही गायब कर दिया है। अब नीचे n से 3 वैल्यू तक, n, n माइनस 1 और n माइनस 2 बराबर में 12 बटे 1 आएगा। सोल्व कर लो, बड़ा ईज़िली हो जाएगा देखना। n से n कट गया। अब n माइनस 1 से यहाँ 2 कॉमन निकालो, देखो n माइनस 1 ये भी कट जाएगा। और 2 दूनी 4, 4 से 12 कट गया 3 बार। अब जो बच गए उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। भई इसमें तो करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। तो देखो 2n माइनस 1 बराबर आ गया, ये 3 के साथ गुणा होंगे तो 3n माइनस 6, ये आ जाएगा n बराबर 6 माइनस 1 यानी 5, n 5 आ गया, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपना पूरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन खत्म होता है, सारी प्रैक्टिस करवा दी, हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप सब अटेम्प्ट हो चुका है। अब बस आपको एग्ज़ाम में जाके क्वेश्चन्स बढ़ाने हैं और आपको कुछ भी नहीं करना है इस चैप्टर के अंदर। कहीं से मतलब फालतू में ढूँढना मत क्वेश्चन कि मैं ये अटेम्प्ट कर लूँ, ये क्वेश्चन निकाल लूँ, कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, कोई नीड नहीं है। सिर्फ़ ये पीपीटी जितने भी क्वेश्चन हैं 60-65 ये सॉल्व करो। इनके अलावा एक भी चीज़ एक्स्ट्रा करने की नीड आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है? बाकी अपन मिलते हैं अगले चैप्टर, टॉपिक, कांसेप्ट या जो भी अगले वीडियो के अंदर अपन मिलते हैं। ठीक है? तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।